गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक फॉर योर नेक्स्ट क्लास। लास्ट क्लासेस में हमने डिस्कस किया था अल्फा एमिशन बीटा एमिशन, जिसमें हमने अल्फा पार्टिकल्स और बीटा पार्टिकल्स के बारे में डिस्कस किया था। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द गामा पार्टिकल। देखिए, ज़्यादा डिटेल नहीं आपके पास। गामा पार्टिकल क्या है? इट इज़ अ सॉर्ट ऑफ एनर्जी। गामा पार्टिकल क्या है? एक तरह की एनर्जी है। ठीक है, लास्ट टाइम जब हमने पढ़ा था रेडियो एक्टिविटी में, अल्फा या बीटा में से एक टाइम पे एक पार्टिकल निकलता है, लेकिन गामा पार्टिकल अल्फा के साथ भी निकलता है और बीटा के साथ भी निकलता है। रीजन बिकॉज इट इज अ सॉर्ट ऑफ एनर्जी, एक टाइप की एनर्जी है। गामा पार्टिकल क्या है? एक टाइप की लाइट है, ये आपको याद रखना है। एक वेव है, लाइट है, दैट मीन्स लाइट के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? फोटोन्स। इट कंसिस्ट ऑफ फोटोन्स। बट गामा पार्टिकल्स के पास कोई चार्ज या कोई मास नहीं होता। गामा पार्टिकल्स के पास कोई भी चार्ज या कोई भी मास नहीं होता। एक आपके पास क्वेश्चन आ जाता है, विच पार्टिकल आउट ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा इज मोस्ट हार्मफुल? तो सबसे ज्यादा हार्मफुल पार्टिकल तीनों में से कौन सा है? गामा पार्टिकल। रीजन, क्योंकि इसकी पेनिट्रेटिंग पावर क्या है? सबसे ज्यादा। ऐसा क्यों होगा? देखिए, जो अल्फा था उसकी स्पीड कम थी और साइज बड़ा था, हैवी पार्टिकल था, जिसकी वजह से वो अंदर पेनिट्रेट इतनी इजीली नहीं, उसकी स्पीड कम हो जाती थी। बीटा पार्टिकल का साइज क्या था? छोटा था, उसका मास कम था, ठीक है, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, अनडिफाइंड, तो जिसकी वजह से वो अंदर पेनिट्रेट कर जाता था। इसका तो मास ही नहीं है, ऑलमोस्ट नो मास, तो दैट मीन्स बिल्कुल ही लाइट है। ठीक है, तो दैट मीन्स इसकी स्पीड उससे भी ज्यादा होगी। इसकी स्पीड इज अबाउट टू बी लाइट 3.8 into 10 raised by 8 मीटर पर सेकेंड। दैट मीन्स दिस इज द स्पीड ऑफ लाइट। ये लाइट की स्पीड ये फॉलो करता है, दैट्स व्हाई हम ये बोलते हैं कि अल्फा पार्टिकल इज अ लाइट, क्योंकि उसकी कितनी स्पीड होती है? 3.8 into 10 raised by 8। लेकिन जो आपका बीटा पार्टिकल था उसकी स्पीड नियर टू लाइट थी, पर लाइट जितनी नहीं थी। इसकी स्पीड ही कितनी है? लाइट की द फास्टेस्ट स्पीड, सबसे ज्यादा स्पीड है। तो दैट मीन्स ये बीटा पार्टिकल से भी ज्यादा फास्ट आएगा। जब ये बीटा पार्टिकल से भी ज्यादा फास्ट ट्रेवल करेगा तो ये क्या करेगा? ये अंदर न्यूक्लियस के पेनिट्रेट कर जाएगा, तो सबसे ज्यादा पेनिट्रेटिंग पावर होगी। इज इट क्लियर? सो दिस वाज ऑल अबाउट अल्फा बीटा एंड गामा पार्टिकल। नाउ नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। अब हम क्या डिस्कस करेंगे? न्यूट्रॉन की डिस्कवरी। देखिए, न्यूट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय जेम्स कैडविक। न्यूट्रॉन को किसने डिस्कवर किया? जेम्स कैडविक ने इन द ईयर 1932। ठीक है जी, जेम्स कैडविक ने न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की। वी आर डिस्कसिंग अबाउट डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की इन द ईयर 1932। देखिए जी, कैडविक ने क्या किया? उसने बेरिलियम की थिन शीट ली। क्या ली? बेरिलियम की थिन शीट, जिसका एटॉमिक नंबर, दैट मींस नंबर ऑफ प्रोटॉन जिसके पास 4 और जिसका मास नंबर कितना था? 9। इस पे इसने क्या बॉम्बार्ड किया? अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल का मतलब है ये, दैट मींस हीलियम न्यूक्लियस। क्या बोल सकते हैं इसको? हीलियम न्यूक्लियस। दोबारा सुनो, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किसने की? जेम्स कैडविक में इन द ईयर 1932। उन दिनों में और इसने उसकी जगह क्या कंसीडर किया? वहां पे गोल्ड फॉइल, ये वो रदरफोर्ड ने अपने एक्सपेरिमेंट में यूज किए हुए थे। देखिए, यहाँ क्या यूज किया गया? बेरिलियम को यूज किया गया। उसमें क्या बॉम्बार्ड किए गए? क्या स्ट्राइक करवाए गए? अल्फा पार्टिकल्स। अल्फा पार्टिकल्स को ऐसे लिख सकते हैं, हीलियम न्यूक्लियस बोलते हैं इसको। अब उसमें से क्या निकला? कार्बन प्लस सम अननोन पार्टिकल, कोई अननोन पार्टिकल जिसका मास तो था 1 AMU, जिसका मास तो था 1 AMU, लेकिन उस पे चार्ज क्या था? 0। जिसका मास क्या था? 1 AMU और जिसका चार्ज क्या था? 0। दैट मीन्स ये जो अननोन पार्टिकल्स थे, इट हैज मास बट नो चार्ज। ये जो अननोन पार्टिकल निकला, इस पार्टिकल के पास मास तो था बट कोई चार्ज नहीं था। फिर उसने इस एक्सपेरिमेंट के बाद बेरिलियम की जगह ले लिया बोरोन। बोरोन का नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 5 एंड मास नंबर इज 11। उसमें भी उसने क्या किया?
अल्फा पार्टिकल्स को बम्बार्ड किया। किसकी बम्बार्डमेंट की? अल्फा पार्टिकल्स की। अब उसने बेरिलियम की जगह किसको यूज किया? बोरोन को। और क्या बम्बार्ड किया? अल्फा पार्टिकल्स। तो एक बना नाइट्रोजन और साथ में एक अननोन पार्टिकल। अगेन ये अननोन पार्टिकल कैसा था? जिसका मास तो था बट उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं था, लेकिन है तो न्यूक्लियर रिएक्शन ही। आप ये देखना, मास नंबर और एटॉमिक नंबर रिमेन सेम। 9+4, हाँ जी 9+4 कितने हो गए आपके? 40। चलिए सॉरी 9+4 आपके हो गए 13, यहाँ पे आएगा 12। ठीक है जी। 9+4 13, 12+1 13, 11+4 15, 14+1 15, ये 4+2 6 6, 5+2 7 7। तो दैट मीन जब भी कोई न्यूक्लियर रिएक्शन टेक प्लेस कर रही है तो टोटल एटॉमिक नंबर और टोटल मास नंबर दोनों साइड पे रिमेन्स सेम। तो ये तो एक्सपेरिमेंट करके देखेगा। और इन दो एक्सपेरिमेंट से क्या पता चला कि एक अननोन पार्टिकल है जिसपे चार्ज नहीं है। एक अननोन पार्टिकल है जिसपे चार्ज नहीं है। तो दैट मीन्स, और इसके बाद देखिए ये न्यूट्रॉन की डिस्कवरी तो बहुत ज्यादा लेट हुई थी। इससे पहले ही रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट हो चुका था। आपने पढ़ा हुआ रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। जब रदरफोर्ड ये अपना एक्सपेरिमेंट कर रहा था, उसको उस टाइम पे आइडिया लग गया था कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के अलावा भी एटम के पास कुछ है। जब रदरफोर्ड अपने एक्सपेरिमेंट किया उसने, तो उसको पहले ही आइडिया लग गया था, मतलब न्यूट्रॉन की डिस्कवरी से पहले ही आइडिया लग गया था कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के अलावा भी एटम के पास कुछ है। लेकिन उसको उस टाइम ये नहीं पता था कि वो चीज कोई क्या है, न्यूट्रॉन है। अब देखिए उसने क्या किया, जो रदरफोर्ड था उसने इस चीज को आइडेंटिफाई कैसे किया। उसने जब एटम का मास देखा, उसने क्या देखा कि जो आपका एटम का मास है, ठीक है जी, वो एक्सपेक्टेड मास से डबल आ रहा है। रदरफोर्ड को आइडिया कैसे हुआ? मैंने क्या बोला कि ये न्यूट्रॉन की डिस्कवरी तो बहुत ज्यादा लेट हुई थी, लेकिन रदरफोर्ड अपना एक्सपेरिमेंट पहले ही कर चुका था, अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट अपना, जो गोल्ड फॉइल वाला आपने 9th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा है। ठीक है, उसको ये तो पता था कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं एटम के पास, लेकिन उसको ये आइडिया लग चुका था प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के अलावा भी कुछ है एटम के पास, लेकिन उस टाइम उसको पता नहीं था। और इस बात को उसका शक यकीन में कैसे बदला, उसको पूरा क्लैरिफाइड आइडिया कैसे हुआ कि हाँ भी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के अलावा कुछ है। जब उसने एटम का मास देखा तो एटम का मास उसके एक्सपेक्टेड मास से डबल आया। जितना वो एक्सपेक्ट कर रहा था मास, उससे डबल आया। तो उसने क्या सोचा कि अगर एक्सपेक्टेड मास से डबल आ रहा है और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है, उनका मास मुझे पता है, ठीक है, तो उसने क्या देखा, उसने ये सोचा कि आइडेंटिफाई किया ये चीज कि जो एटम है उसके पास कोई ऐसी चीज भी है जिसका मास नियर टू प्रोटॉन है, मतलब ऑलमोस्ट प्रोटॉन जिधर है। क्या बोला मैंने? उसने क्या सोचा, क्योंकि होता क्या है, देखिए अगर हम बोले मास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, आज के टाइम में हमें ये बात पता है, उस टाइम पे रदरफोर्ड को ये बात नहीं पता थी। उस टाइम पे रदरफोर्ड को ये बात नहीं पता थी। दैट मींस अगर न्यूट्रॉन्स ना होते तो उसके अकॉर्डिंग हमारा मास किसके इक्वल होना चाहिए था? मास ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल। लेकिन रदरफोर्ड ने क्या देखा कि जो मास है वो प्रोटॉन के मास से डबल है, ऑलमोस्ट डबल। तो मतलब जितना प्रोटॉन का मास है उतना ही किसी और चीज का मास भी साथ में ऐड हो रहा है। ठीक है, तो दैट मींस ये चीज क्लियर हो गई कि एटम के पास प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के अलावा भी कुछ है जिसका मास कितना है, लगभग प्रोटॉन जितना मास है। ठीक है, प्रोटॉन से हल्का बहुत ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन ये जो भी अननोन पार्टिकल है इस पे कोई चार्ज नहीं है। अरे ठीक है, मास तो समझ में आ गया कि मास डबल आ रहा था, ये कैसे उसने बोल दिया कि इस पे कोई चार्ज ही नहीं है? इस पे चार्ज इसलिए नहीं है क्योंकि रदरफोर्ड ने अपने एक्सपेरिमेंट्स में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का यूज किया था। अपने रेडियो एक्टिविटी वाले एक्सपेरिमेंट में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड है, जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव की तरफ भागता है, जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव की तरफ। ठीक है, ये चीज देखी गई। लेकिन जो ये वाला पार्टिकल था, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करने पे भी किसी तरफ भी डिफ्लेक्ट नहीं हुआ। चार्ज होता, पॉजिटिव चार्ज होता तो नेगेटिव की तरफ जाता, नेगेटिव चार्ज होता तो
पॉजिटिव की तरफ जाता। तो दैट मीन्स यहाँ से ये चीज क्लियर होगी, ना ये पॉजिटिव की तरफ गया ना ये नेगेटिव की तरफ गया। तो दैट मीन्स जो न्यूट्रॉन है, ये जो अननोन पार्टिकल है, इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं था। दैट मीन्स ये जो भी पार्टिकल था, अननोन पार्टिकल था, ये न्यूट्रल था, कोई भी चार्ज इसके ऊपर नहीं था। इज इट क्लियर? अब देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है जी, अब देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूट्रॉन। क्या क्या प्रॉपर्टीज है न्यूट्रॉन की? चलिए, सबसे पहले न्यूट्रॉन को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? n या फिर चार्ज 0 मास 1। ठीक है जी। नेक्स्ट, इसका चार्ज कितने? ये तो हो गया सिंबल, ये तो हो गया न्यूट्रॉन का सिंबल। न्यूट्रॉन पे चार्ज अभी बताया, दैट इज 0, क्योंकि वो ना पॉजिटिव की तरफ डिफ्लेक्ट हुआ ना नेगेटिव की तरफ, ऑन प्रोवाइडिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। नेक्स्ट, चार्ज अपॉन मास रेशियो, जिसको हम स्पेसिफिक चार्ज कहते हैं। जब कोई चार्ज ही नहीं है तो ये रेशियो भी क्या होगी? 0। चार्ज कितना है? मास, नो डाउट मास है कुछ, लेकिन 0 अपॉन समथिंग तो क्या होगा? 0 ही है। ठीक है जी। नेक्स्ट है मास, इसका कितना है? मास इज नियर टू मास ऑफ प्रोटॉन 1.675 इंटू 10⁻⁻27 kg। अब आगे की बात करते हैं। न्यूट्रॉन जो है, न्यूट्रॉन इज द बेसिक फंडामेंटल पार्टिकल, हैवीएस्ट पार्टिकल विच इज प्रेजेंट इन द एटम। मतलब प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के अलावा जो हमारा सब एटॉमिक पार्टिकल है जो एटम में प्रेजेंट है या एटम की न्यूक्लियस में प्रेजेंट है, दैट इज न्यूट्रॉन। ठीक है जी। देखिए, ये चीज हमें बोल रहे इनसाइड द न्यूक्लियस, बाहर भी तो हो सकता था एटम, मतलब ऑर्बिट में भी। जो न्यूट्रॉन है दैट इज अनस्टेबल आउटसाइड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बाहर क्या है? ये अनस्टेबल है। नेक्स्ट, हमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने आते हैं। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे निकालते हैं? 9th में भी पढ़ा है, मास नंबर माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, मास नंबर माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो दैट मीन्स न्यूट्रॉन्स के बारे में हमने क्या पढ़ा? न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी की जेम्स कैडविक ने इन 1932। उसने अपने एक्सपेरिमेंट में बेरिलियम के ऊपर क्या बम्बार्ड किया? अल्फा पार्टिकल, जिसकी वजह से कार्बन बना और एक साथ में अननोन पार्टिकल। फिर उसने दूसरा एक्सपेरिमेंट किसके साथ किया? बोरोन का। बोरोन में भी अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट कराई। फिर क्या बना? नाइट्रोजन और साथ में कुछ अननोन पार्टिकल। दोनों केसेस में वही चीज देखी गई कि कोई अननोन पार्टिकल बन रहा है। वो अननोन पार्टिकल क्या था? जिसपे कोई चार्ज नहीं था बट उसका कुछ मास था। और इस चीज का आइडिया रदरफोर्ड को न्यूट्रॉन की डिस्कवरी से पहले ही लग चुका था। रदरफोर्ड को अपने एक्सपेरिमेंट में इतना तो पता था कि प्रोटॉन्स है और न्यूट्रॉन्स है। प्रोटॉन्स किसमें प्रेजेंट है? न्यूक्लियस में, और इलेक्ट्रॉन्स उसके आसपास ऑर्बिट में घूम रहे हैं। ठीक है। लेकिन जब रदरफोर्ड ने एटम के मास को मेजर किया, तो उसने ये देखा कि जो एटम का मास है वो उसके एक्सपेक्टेड मास से डबल आ रहा है। चार्ज में कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन एक्सपेक्टेड मास जो था वो डबल आ रहा है। तो वहां से उसने आइडिया लगाया कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के अलावा भी कुछ है जिसका मास नियर टू कितना है? प्रोटॉन। ठीक है। तो दैट्स व्हाई वहां से फॉर्मूला बना, मास नंबर इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पर प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। लेकिन ये लेटर ऑन बना उस मोमेंट ऑफ टाइम पे, क्योंकि उस टाइम वो चीज कंफर्म नहीं थी, उसको सिर्फ आइडिया था, इस चीज का आइडिया था कि हाँ कुछ और है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के अलावा। यहाँ से ये चीज को कैसे कंफर्म हुई कि वो जो भी पार्टिकल है उस पर कोई चार्ज नहीं है? उसने अपने एक्सपेरिमेंट्स में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड कर रखी थी। वो ना नेगेटिव की तरफ दौड़ा ना पॉजिटिव की तरफ भागा। तो दैट मीन जब वो किसी भी डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट नहीं हुआ तो उसका मतलब उसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं था। सो दिस वाज डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। हमने सिंबल पढ़ लिया, प्रॉपर्टीज में चार्ज पढ़ लिया, चार्ज अपॉन मास रेशियो पढ़ ली, मास पढ़ लिया, ये भी बोल दिया कि जो न्यूट्रॉन है वो बेसिक फंडामेंटल पार्टिकल है एटम का। मास नंबर कैलकुलेट कैसे करते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे कैलकुलेट करते हैं? मास नंबर माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। So this was all about the discovery of neutron. In the next class we will discuss about Rutherford alpha scattering experiment and Rutherford model of an atom. ये चीजें हम next class में पढ़ेंगे. So thank you so much. Keep studying, students.